तो अब हम लोग ES6 का एक और फीचर देखते हैं जिसका नाम है एरे डीस्ट्रक्चरिंग। तो देखो, इसको दिखाने के लिए मैं सबसे पहले एक एरे आपको बना के दिखाता हूं। तो एरे हम लोग कैसे बनाते थे, हम लोग एक वेरिएबल लेते थे, मान लो यहाँ पे मैं बुक ले रहा हूं, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ऑन ऑफ करते थे और इसके अंदर हम लोग जो वैल्यू देना है देते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैं बुक का नाम देता हूं एडवांस JS, ठीक है, ये देखो एडवांस JS लिख दिया। अब उसके बाद मान लो मैं बताना चाहता हूं कि इसके एडवांस JS के बुक के अंदर कितने पेज होंगे, तो 200 पेजेस रख देते हैं। इसका प्राइस कितना होगा, तो 150 होगा प्राइस, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक एरे बना लिया। अब इस एरे को एक्सेस हम लोग कैसे करते थे, हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखते थे console.log, और एक्सेस करने के लिए हम लोग पहले एरे का नाम लिखते थे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में बताते थे कि कौन सा एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर हम लोगों को नेम चाहिए तो हम लोग क्या डालते थे, यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो ये क्या आया, एडवांस JS लिखा हुआ आ रहा है, आ गया। अब उसी तरीके से अगर मान लो मुझे चाहिए क्या, प्राइस चाहिए, या प्राइस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा। अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास 150, आ गया 150। अगर मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ पेजेस चाहिए इस बुक के, तो 1 टाइप किया, क्योंकि 1 यहाँ पे देखो 200। मैंने बताया था ना आपको, एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो ये हो गया 0 वैल्यू, ये हो गया 1 वैल्यू, और ये हो गया 2 वैल्यू, ठीक है। तो अगर हमें पेज चाहिए तो हमें 1 डालना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर आप आके रिफ्रेश करोगे फिर से, तो यहाँ पे हमारे पास 200 आ चुका है पेजेस। तो हम लोग एरे को कुछ इस तरीके से एक्सेस करते थे। अब मान लो मुझे चाहिए कि एरे को ऐसे एक्सेस ना करें, हम लोग चाहते हैं कि एरे का हर एक वैल्यू के लिए एक अलग वेरिएबल बनाए। तो कैसे बनाएंगे, अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं कुछ, हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे, जैसे लेट नेम ले लिया, और इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देंगे, जैसे बुक, और इसके अंदर 0, ठीक है। तो 0th वैल्यू बुक का क्या हो जाएगा, अब नेम में चला गया। तो नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने बुक का जो एरे था उसका पहला वैल्यू असाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसको देखो, अगर हम लोग console.log करें तो हमारे पास क्या आएगा, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नेम, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास वही एरे का पहला वैल्यू आ जाएगा, क्यों, क्योंकि नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने असाइन कर दिया, राइट। अब देखो, अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा, अब यहाँ पे आ गया एडवांस JS, आ गया एडवांस JS। इसी तरीके से हम लोग अगर चाहे तो इस नेम को जगह पे कुछ और लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एक काम करता हूँ, मैं इस नेम को रहने देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम लोग फटाफट, 2 और वेरिएबल बना देते हैं। एक का नाम रख देते हैं पेजेस, और दूसरे का नाम रख देते हैं प्राइस, और यहाँ पे बुक का वैल्यू चेंज कर देते हैं 1, और यहाँ 2। तो देखो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यू को एक एक अलग अलग वेरिएबल में असाइन कर दिया। और अगर आप आउटपुट करोगे तो सेम ही दिखेगा। जैसे देखो, नेम के जगह पे अगर मैं प्राइस कर देता हूं, प्राइस, तो भी हमें सेम दिख जाएगा, वैल्यू 150 आ गया। तो इस तरीके से अभी तक हम लोग क्या करते थे कि किसी एरे का, देखो ये बुक एरे है, इसका हर एक एलिमेंट को एक एक वेरिएबल में असाइन करने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग यूज करते थे। इसी का शॉर्टकट हमें ES6 वालों ने दिया है, जिसका नाम रख दिया है ES6 वालों ने एरे डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये ना करके, देखो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ कि कमेंट कर देता हूँ ताकि ये सामने आपको दिखता रहे। ये वाला काम ना करके हम लोग क्या करेंगे कि एक और ऐसे लेट लेंगे, लेट, और इसके अंदर एरे था, एरे को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम लोग। तो एरे का साइन क्या होता है, एरे का साइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ऑन ऑफ करेंगे। उसके बाद उसके अंदर 3 वैल्यू है, यहाँ पे देखो, अगर देखोगे तो 3 वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 नाम भी चाहिए। तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एक नाम का एरे बना देते हैं। तो नाम का एरे बनाना है तो क्या, पहले का नाम नेम रहेगा, दूसरे का पेज रहेगा, और तीसरे का प्राइस रहेगा। ये देखो बना दिया। ओके, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मैंने कर दिया स्पेलिंग मिस्टेक, नेम। अब देखो, अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लेट लिया, लेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट ऑन किया, क्योंकि एरे को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो एरे को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके अंदर कितना वेरिएबल है, 3 वैल्यू है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल का नाम दे दिया। अब बस इक्वल टू करके इस एरे का नाम दे दो बुक, बस इतनी सा काम, इतना काम किया हमने। अब हमारे पास वही सेम काम हो गया जो हमने यहाँ पे किया था। देख लो, यहाँ पे हमने 3 लाइन में किया था, यहाँ पे हमने सिंगल लाइन में किया। अगर सोचो एरे के अंदर 10 वैल्यू होता तो इसको हमें 10 लाइन में पहले करना पड़ता, बट अगर 10 वैल्यू भी होता तो डी स्ट्रक्चरिंग से हम लोग एक लाइन में कर सकते थे। देखो, तो हमने क्या किया, एक बार फिर से गौर करो, लेट लिया
और उसके बाद एरे को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो एरे का साइन होता है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर तीन वैल्यू था, हमने तीन वेरिएबल का नाम दे दिया और इक्वल टू करके एरे का नाम दे दिया। अब देखो हमारे पास अभी भी इस प्राइस में 150 आ रहा होगा, ये देखो कैसे, मैं रिफ्रेश करूंगा 150 ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूं इस प्राइस के जगह पे तो नेम आ जाएगा, ये देखो। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे ओके कुछ गड़बड़ किया मैंने, हाँ ये रहा। अब देखो, अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब एडवांस जीएस आ गया। अगर मैं यहाँ पे पेज टाइप कर दूंगा तो पेज आ जाएगा, ये देखो पेज टाइप कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, ये 200 आ गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एरे डीस्ट्रक्चरिंग। अच्छा, अब इसमें एक चीज और नोट करने वाली बात है कि अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कुछ भी डाल देते हैं, जैसे पब्लिकेशन डाल देता हूं मैं, पब्लिकेशन। देखो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम 4 दिया लेकिन वैल्यू हमारे पास क्या है, सिर्फ 3 है। तो इस पब्लिकेशन के साथ क्या होगा, इस पब्लिकेशन नाम का वेरिएबल जो बनेगा वो वेरिएबल में अनडिफाइंड सेव रहेगा। देखो अगर मैं इसको लॉक करवाता हूं तो अब देखो क्या होगा, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये अनडिफाइंड हो गया। तो आप समझ गए, आप यहाँ पे जब आप वेरिएबल बना रहे हो और उसका वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो एक्स्ट्रा नाम भी दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, अगर उसका वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो ब्लैंक सेव होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो बीच में भी ब्लैंक सेव करवा सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे ब्लैंक ऐसे एरे छोड़ देता हूं, तो अब क्या हुआ, ये जो 150 वाला वैल्यू था ये पब्लिकेशन को मिल गया, 200 वाला वैल्यू प्राइस को मिल गया, और ये जो ब्लैंक है यहाँ पे देखो 2 कॉलम के बीच में, ये पेज का है। तो अब पेज क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। पब्लिकेशन में क्या आ जाएगा, 150। अगर अभी आप देखोगे इसको, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूं तो 150 हो गया, और वहीं मैं प्राइस करूंगा तो 200 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पेज करूं तो पेज को कौन सा वैल्यू मिला, ये वाला, तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अनडिफाइंड है, तो इसको अनडिफाइंड मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि पब्लिकेशन की जगह पे पेज कर देते हैं, सेव किया पेज। अब देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया। एक्स्ट्रा वेरिएबल का नाम अब जब डाल देते हो और उसके लिए वैल्यू नहीं है एरे में तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू भी होता है। तो मान लो यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, एरे में कोई वैल्यू नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि पेज का जो है एक डिफॉल्ट वैल्यू हो, अगर एरे में कोई वैल्यू ना हो तो वो वैल्यू इसको मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल पेज को अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे इक्वल टू करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू मान लो हम लोग देना चाहते हैं पेज का 500। देखो ये स्ट्रिंग नहीं है, ये क्या है, ये नंबर था तो मैंने कोटेशन में नहीं लिया। अगर आप पब्लिकेशन को अगर दे रहे होगे, स्ट्रिंग दे रहे होगे तो कोटेशन में लेना। तो अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो अनडिफाइंड नहीं 500 आ गया, क्योंकि इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू मिला हुआ है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर इस पेज के लिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप ये 500 असाइन कर दो, और अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देते हैं, मान लो 100 दे देते हैं, तो अब क्या होगा, अब इसका वैल्यू 500 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू काम तब नहीं करता है जब उसके लिए कोई वैल्यू हो। तो इसके लिए तो ऑलरेडी 100 है ही, तो अब इसको असाइन क्या होगा, 100 होगा। ये देखो 100 हो गया। तो यहां पे हम लोगों ने ये देखा कि जब आपके पास ब्लैंक वैल्यू है तो आप एक डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा सेट कर दो, नहीं तो अनडिफाइंड उसको मिल जाएगा। और जब आप सेट कर देते हो और उसके लिए वैल्यू रहता है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू इग्नोर कर दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि नेस्टेड एरे का करके दिखाओ, तो नेस्टेड एरे भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। देखो मैं यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ, यहाँ पे अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इस एरे को देखो, मैं यहाँ पे नेस्टेड एरे बनाता हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब 150 की जगह पे यहाँ पे हम लोग एरे के अंदर एरे बनाना है। तो एरे के अंदर एरे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट ले लो, हो गया एरे के अंदर। अब इसके अंदर 2 वैल्यू और डालना चाहता हूँ, मान लो पब्लिकेशन डालना चाहता हूँ, तो पब्लिकेशन मैं कर देता हूँ टेकगन, और उसके अंदर मैं पब्लिकेशन का ईयर डालना चाहता हूं तो 2021। ये देख, तो एरे के अंदर हमने एरे डाल दिया। अब देखो अगर मान लो इसके लिए वेरिएबल असाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो नेम में क्या आ गया, नेम में हमारा एडवांस जीएस आ गया। पेज में क्या आ गया, पेज में हमारे पास 100 आ गया। प्राइस में क्या आ गया, प्राइस में हमारे पास 200 आ गया। अब ये जो पब्लिकेशन वगैरह काम है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरे है तो हमें फिर से यहाँ पे एरे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक और एरे ले लिया, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज किया तो ये एरे बन गया। अब इसके अंदर हमें 2 वेरिएबल लेना है तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल असाइन कर देते हैं, जैसे पब्लिकेशन
और यहाँ पे ईयर कर देते हैं, ये देखो। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करना, ये लेट बुक वाले को और इसको, तो आप देखोगे दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है ना। देखो यहाँ पे नेम की जगह पे एडवांस जेएस, पेज की जगह पे 100, प्राइस 200, और उसके बाद टिगन और 2021 एक एरे के अंदर था, तो हम लोगों ने इसके लिए जो वेरिएबल का नाम रखा है पब्लिकेशन और ईयर, उसको भी एक एरे के अंदर डाला। बस इतना शॉर्टकट सा काम है। अब देखो अगर मुझे 2021 एक्सेस करना है तो हम लोग क्या वेरिएबल का नाम हमारे पास है, ईयर, तो इस वेरिएबल का नाम हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब देखो हमारे पास 2021 आ गया, सिंपल है, हमें कुछ भी करने की जरूरत ना पड़ा। नेस्टेड एरे के लिए भी हम लोग अलग अलग वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, इन सारे वैल्यू के लिए एक एक वेरिएबल बन चुका है। अच्छा, अब इसका यूज कहां पे आता है ये देखो, ठीक है। अब जनरली ऐसे में भी आप यूज कर सकते हो, बट इसका एक्चुअल यूज कहां पे आता है वो मैं दिखाता हूं आपको। और देखा जाए तो ये सब सारा जो ES6 है ना, ये सबसे ज्यादा जब आप रिएक्ट यूज करोगे, रिएक्ट सीखोगे, तो आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो इसको इग्नोर मत करो, इसको बिल्कुल अच्छे से सीखो। तो होता क्या है कि मान लो आप कोई फंक्शन बनाते हो, ठीक है, फंक्शन बनाया, इसके अंदर कुछ काम कर रहे हो, यहां पे मैं लिख देता हूं डू समथिंग, कुछ काम किया, कुछ मैनिपुलेट किया, कुछ डेटा वेटा को, और उसके बाद आप रिटर्न करते हो। याद है ना रिटर्न क्या होता है, आप कुछ भी रिटर्न करते हो, फंक्शन में कोई काम करके रिटर्न कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो रिटर्न आप लोग कैसे करते थे, रिटर्न कोई वैल्यू कर देते थे कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे बुक रिटर्न कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रिटर्न कर देते थे, और इसी रिटर्न को आप लोग यहाँ पे ले लेते थे। यहाँ देखो, यहाँ पे एक वैल्यू बनाते थे लेट, और यहाँ पे नेम इक्वल टू, और यहाँ पे फंक्शन का नाम, सॉरी देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था, मैंने सिर्फ फंक्शन लिखा था, इसका नाम नहीं दिया था, तो नाम हम लोग दे देते हैं बुक, ठीक है, फंक्शन का नाम आ गया बुक। अब यहाँ पे हम लोग लेट नेम इक्वल टू बुक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। अब देखो जब बुक फंक्शन, देखो यहाँ पे बुक फंक्शन हमने इतना डिफाइन किया और ये बुक फंक्शन यहाँ कॉल किया, तो देखो क्या हुआ, बुक फंक्शन जैसे ही हमने कॉल किया तो ये फंक्शन कॉल हुआ। अब इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ कुछ काम किया और रिटर्न क्या किया, एक स्ट्रिंग रिटर्न किया है, ठीक है, बुक नाम का एक स्ट्रिंग रिटर्न किया है। अब हुआ क्या कि जो हमने रिटर्न किया है वो इस वेरिएबल नेम में सेव हो जाएगा। अगर आपको देखना है तो यहाँ देखो, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, बट रिवाइज जानबूझ के करा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को बार बार रिपीट होगा तो आप लोगों को याद रह जाएगा, खुद से याद करना नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमने जो वेरिएबल बनाया था नेम, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या सेव होगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक था, ये देखो नेम मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, हमारे पास क्या आ रहा है, बुक आ रहा है। बुक कहां से आया, ये जो फंक्शन रिटर्न किया है वो यहाँ सेव हो गया, ठीक है। अब सोचो यहाँ पे फंक्शन हमें एक स्ट्रिंग नहीं एक एरे रिटर्न कर रहा हो, तो एरे कैसा रिटर्न करेगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाएगा और यहाँ पे रिटर्न करेगा। मान लो फिर से वही करते हैं हम लोग, एडवांस जेएस, और दो वैल्यू रिटर्न किया है, उसका प्राइस भी रिटर्न किया है, ठीक है, एक बुक का नाम और उसका प्राइस रिटर्न किया है इस फंक्शन ने, ठीक है। तो वो जो रिटर्न हुआ एरे वो कहां सेव हुआ, वो नेम में सेव हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं नेम को console.log करवा रहा हूं तो क्या आएगा, आउटपुट देखना, एक एरे दिखेगा, देखो एरे दिख रहा है एडवांस जेएस और इसका। अब यहीं पे काम आता है डी स्ट्रक्चरिंग। यहां पे देखो हमें एक फंक्शन ने क्या किया, हमें रिटर्न कर दिया है एक एरे। अब हम लोग इसको नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं करते, हम लोग इसको डी स्ट्रक्चर करके स्टोर कर लेते हैं। कैसे स्टोर करेंगे डी स्ट्रक्चर करके, यहां पे हम नॉर्मल वेरिएबल ना लेके हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक एरे जैसा ले लेंगे और एरे में यहां पे लिख देंगे नेम, या बुक टाइटल कर देते हैं, बुक टाइटल, और यहां पे हम लोग लिख देते हैं प्राइस। ये अब क्या होगा, अब इसने रिटर्न हमें क्या किया था, एरे किया था। अब एरे को अगर हम लोग इस तरीके से लेट में करते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल बन जाएगा, बुक टाइटल और प्राइस के नाम से। अब अगर मैं यहाँ पे बुक टाइटल करता हूं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उसका नाम आएगा, ये देखो। अब मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे एडवांस जेएस आ गया, और इसके जगह पे बुक टाइटल की जगह पे अगर मैं प्राइस करता हूं तो हमारे पास सिर्फ प्राइस आ जाएगा, यहां देखो आ गया। तो जब फंक्शन हमें एरे रिटर्न कर रहा हो तो भी हम लोग यूज करते हैं एरे डीस्ट्रक्चरिंग। उससे क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट एक ही लाइन में जितने भी चीज जो रिटर्न कर रहा होता है उसको अलग अलग वेरिएबल असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस एडवांस जेएस वैल्यू को एक वेरिएबल असाइन हुआ बुक टाइटल, और इस 200 को हमने एक और वेरिएबल में रख दिया जिसका नाम है प्राइस।